जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके इसका सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के इसको सपोर्ट कर सकते हैं। मेंबर बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और पेट्रॉन बनने का लिंक भी अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। क्या इजराइल जंग हार रहा है? इजरायली सिटीजन्स के दिल में भरी हुई ये बात अब बाहर आने लगी है। दरअसल दोस्तों, इजरायली पत्रकार एरियल शिमोन को अखबार से निकाल दिया गया है। उनको हटाने की वजह उन हकीकतों को उजागर करना था जिन्हें छापने की इजाजत नहीं थी। उनका कहना था कि इजरायली सरकार गजा की लड़ाइयों में मरने वाले और जख्मियों की सही तादाद और मिलिट्री इक्विपमेंट मशीनरीज को हुए नुकसान के बारे में क्यों नहीं बता रही है। मरने वाले फौजियों की सही तादाद सरकार की तरफ से डिक्लेयर क्यों नहीं करी जा रही है? जो डिक्लेयर करी गई है नंबर उससे 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि 250 से ज्यादा सैनिक और ऑफिसर्स 100% अंधे हो चुके हैं और 500 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। एक लड़ाई में एक ट्रक, एक तोप, एक बख्तरबंद गाड़ी, एक बुलडोजर और एक हमर के बीच बड़ी तादाद में गाड़ियां थी जो ज्यादातर तबाह हो चुकी थी। हजारों सैनिक, तकरीबन 3,700 परमानेंटली डिसेबल्ड यानी विकलांग हो चुके हैं। और हकीकत में मरने वाले इजरायली फौजी और मिलिट्री ऑफिसर्स की तादाद 3,850 के आसपास है। सवाल पूछा जा रहा है कि नेतन्याहू ये ऐलान क्यों नहीं करते हैं कि उन्होंने जंग में अपने टारगेट्स को खो दिया है। इसराइलियों का कहना है कि इसराइल के सभी लोग जानते हैं कि अगर अमेरिकी सपोर्ट नहीं मिला होता तो हमारे हथियार खत्म हो चुके होते। अगर कल अमेरिका ने हमें छोड़ दिया, अल अक्सा मुसलमानों के पास लौट जाए, तो इसराइल राज सिर्फ शोर बनकर रह जाएगा। खैर, ये इसराइली पत्रकार एरियल शिमोन के ख्यालात हैं। अब कुछ बेहद अहम हकीकत से आप लोग को रूबरू कराती हूँ। दोस्तों, अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमिटी AIPAC एक पावरफुल प्रो इसराइल लॉबिंग ग्रुप है। ये ग्रुप अपने सालाना होने वाले प्रोग्राम के लिए दोनों मुल्कों यानी अमेरिका और इसराइल के राष्ट्रपतियों, सीनेटरों और प्रधानमंत्रियों समेत टॉप के नेताओं की मेजबानी करता है। ये प्रो इसराइल ग्रुप अमेरिका में दोनों सियासी पार्टीज को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पर OpenSecrets.org के मुताबिक 2020 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस प्रो इसराइल ग्रुप ने तकरीबन $30 बिलियन से ज्यादा का अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दिया था, जिसमें से 63% डेमोक्रेट्स और बाकी रिपब्लिकन के पास गया। इसके अलावा दोनों देशों के मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के बीच मजबूत रिश्ता है। इसीलिए ये सभी फैक्टर्स इसराइल की स्ट्रैटेजिक वैल्यू, अमेरिका की घरेलू सियासत, प्रो इसराइल लॉबी की मौजूदगी और मिलिट्री इंडस्ट्रियल इंटरप्ले पक्का करते हैं कि अमेरिका में इसराइल के साथ अपने रिश्तों को लेकर एक इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस यानी इंस्टीट्यूशनल सहमति है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो या किसी भी पार्टी का प्रेसिडेंट वॉशिंगटन DC में सत्ता में हो। दोस्तों, 7 अक्टूबर को इसराइल के अंदर हमास के हमले के कुछ दिनों के अंदर ही, जिसमें कम से कम 1,400 लोग मारे गए थे, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहूदी स्टेट के साथ एकजुटता का ऐलान करने के लिए इसराइल का दौरा किया था। जो बाइडेन ने हमास को अनएडल्टरेटेड ईविल बताया और कहा कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इसराइल गजा पर लगातार बमबारी कर रहा है और मौजूदा वक्त में गजा में जमीनी जंग भी चल रही है। खैर, इसराइल की बमबारी में तकरीबन 17,000 से ज्यादा सिविलियंस गजा में मारे जा चुके हैं। 2.3 मिलियन लोगों के छोटे से इलाके पर इसराइल के डिस्प्रपोर्शनेट हमले के बावजूद भी अमेरिका बेहद केयरफुल रहा है कि वो इसराइल को क्रिटिसाइज तक ना करे। अमेरिका ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के उस रेजोल्यूशन को भी विटो कर दिया है जिसमें इसराइल के हमलों पर ह्यूमैनिटेरियन पॉज लगाने का आह्वान किया गया था और UN जनरल असेंबली में ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस के आह्वान वाले रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया था, जिसे भारी बहुमत से पास किया गया था। खैर, अमेरिका इसराइल रिश्तों के इतिहास को देखते हुए यह ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं है। नेताओं के बीच मामूली पर्सनल झगड़ों को छोड़कर कम से कम 1967 से अमेरिका इसराइल के तमाम गलत कामों के बावजूद उसके पीछे मजबूती से खड़ा रहा है।
दोस्तों 1948 में ऐतिहासिक फिलिस्तीन के अंदर इसराइल स्टेट के ऐलान होने से पहले ही अमेरिका ने एक ज्यूइश होमलैंड के आइडिया का सपोर्ट किया था। 3 मार्च 1919 को बैल्फोर डिक्लेरेशन के 2 साल बाद, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने क्रिएशन ऑफ अ ज्यूइश होमलैंड इन पैलेस्टीन के लिए अपना सपोर्ट दिया था, तब राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने कहा था कि हमारी सरकार और लोगों की पूरी सहमति से एलीड नेशंस इस बात पर सहमत हैं कि फिलिस्तीन में एक ज्यूइश कॉमनवेल्थ की नींव रखी जाए। 1922 और 1944 में अमेरिकी कांग्रेस ने बाल्फोर डिक्लेरेशन का सपोर्ट करते हुए रेजोल्यूशन पास किया था। अमेरिका पहला मुल्क था जिसने 1948 में इसराइल को रिकॉग्निशन दी थी। इस ऐलान के सिर्फ 11 मिनट बाद रिकॉग्निशन मिल गया। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने 26 मई 1952 को कहा था कि इसराइल के एस्टैब्लिशमेंट से पहले भी मुझे उसमें भरोसा था, अब भी यकीन है। हालांकि अमेरिका ने इसराइल स्टेट को उसके पैदा होने से ही सपोर्ट की पेशकश की थी, लेकिन उसके रिश्ते के शुरुआती 2 दशक बहुत अच्छे नहीं रहे थे। जब इसराइल ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर स्विस वॉर शुरू करी, तो आइजनहावर एडमिनिस्ट्रेशन काफी नाखुश हो गया था। वॉशिंगटन ने धमकी दी थी कि अगर इसराइल अपने कब्जे वाले इलाकों से पीछे नहीं हटा तो उसे दी जाने वाली मदद में कटौती कर दी जाएगी। सोवियत यूनियन ने भी इसराइल के पीछे न हटने पर मिसाइलें दागने की धमकी दी थी और आखिरकार इसराइल को अपने कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटना पड़ा था। इसी तरह 1960 के दशक में कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में फिक्र जाहिर करी थी। हालांकि 1967 की जंग, जिसमें इसराइल ने जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट को 6 दिनों में हरा दिया था और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, तब वॉशिंगटन के ज्यूइश स्टेट को देखने के तरीके में एक बदलाव आया था। उस वक्त अमेरिका वियतनाम में फंसा हुआ था। इसराइल ने अमेरिका की किसी बड़ी मदद के बिना अरब मुल्कों को हरा दिया और जंग जल्दी ही खत्म हो गई थी। इसके अलावा इसराइल ने जिन 2 अरब मुल्कों को हराया, यानी इजिप्ट और सीरिया, वो सोवियत यूनियन के एलीज यानी सहयोगी थे। तब से अमेरिका ने इसराइल को एक स्टेबल एली के तौर पर देखना शुरू कर दिया, जो वेस्ट एशिया में सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को बढ़ने से रोक सकता है। आज इसराइल वॉशिंगटन का एक एक्सेप्शनल एली है। अमेरिका इसराइल को अनकंडीशनल फाइनेंशियल, मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जी हां, उसी इसराइल को जो 1967 से फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर रहा है। माना जाता है कि इसराइल एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसे कभी भी किसी ग्लोबल स्क्रूटनी, पुशबैक या सैंक्शंस का सामना नहीं करना पड़ा। थैंक्स अमेरिका के तरफ से दिए गए प्रोटेक्शन का बनता है और इसराइल ही है अमेरिका की एड का सबसे बड़ा रेसिपिएंट, यानी प्राप्तकर्ता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद से इसराइल को अमेरिका से $158 बिलियन की मदद हासिल हुई थी। मौजूदा वक्त में इसराइल को अमेरिका से हर साल $3.8 बिलियन की मिलिट्री एड मिलती है, जो इसराइल के कुल मिलिट्री बजट का तकरीबन 16% यानी 16% है। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा कारोबार में भागीदार भी है, जिसका एनुअल 2-वे ट्रेड लगभग $50 अरब का है। इसराइल और अमेरिका दोनों के बीच एक गहरी डिफेंस साझेदारी भी है, जिसमें ज्वाइंट रिसर्च, डेवलपमेंट और वेपन्स का प्रोडक्शन शामिल है। एग्जाम्पल के तौर पर इसराइल का मशहूर मिसाइल डिफेंस शील्ड आयरन डोम अमेरिका में बने पार्ट्स का इस्तेमाल करता है और इस सिस्टम को फाइनेंस किया गया है। अमेरिकी मदद से इसराइल ने एक हाईली एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाया है, जिसने इसराइल को दुनिया का 10वां बड़ा मिलिट्री एक्सपोर्टर बना दिया है। 1972 के बाद से अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल को क्रिटिसाइज करने वाले तमाम रेजोल्यूशंस को रद्द करने के लिए 50 से ज्यादा बार अपनी वेटो पावर का इस्तेमाल किया है। दोस्तों 1973 के योम किप्पुर जंग के बाद से अमेरिका ने इसराइल को ठोस मिलिट्री सपोर्ट की पेशकश करी है। 1973 में इजिप्ट और सीरिया के अचानक हमले से इसराइल चौंक गया था। कब्जे वाले गोलान हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला से दुश्मन सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए अमेरिकी सप्लाईज इसराइल के लिए बेहद अहम साबित हुई थी। 1982 में लेबनान पर इसराइल के हमले के बाद अमेरिका ने लेबनान में मल्टीनेशनल फोर्सेस भेजी थी। पहले इंतिफादा के बाद अमेरिका ने ओस्लो प्रोसेस और 2 स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्ट किया,
लेकिन इसराइल के साथ अपने रिश्तों से समझौता किए बिना। खैर, अब वॉशिंगटन में चल रही थीम ये है कि ये इसराइल के बचाव के हक का सपोर्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जेरूसलम को इसराइल की कैपिटल के तौर पर रिकॉग्निशन दिया और अमेरिकी एम्बेसी को शहर में ट्रांसफर कर दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने गोलान हाइट्स पर इसराइल के कब्जे को भी रिकॉग्नाइज किया। दोस्तों, ये एक सीरियाई इलाका है जिस पर इसराइल ने 1967 में कब्जा कर लिया था और तब से ये उसके कब्जे में है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग दे दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।